Yes, I cheated in pre-finals. इस चीटिंग के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ आप हो. मैच में मेरा मन ना लगने का कारण भी आप हो. जब भी मैच बुक खोलता हूँ आपका बोरिंग चेहरा सामने आ जाता है. इस क्लिप को देखकर आप चौंक गए ना? कुछ याद आया? बचपन में आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन आप में कभी इस तरह से बोलने की हिम्मत नहीं होगी और ना ही आपने कभी की होगी. तो आज की इस वीडियो में आप मेरे साथ ट्रैवल व्लॉग भी देखेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि दुनिया का द बेस्ट नंबर 1 एजुकेशनल सिस्टम कौन सा है और पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम के साथ उसे कंपेयर किया जाए तो क्या हैरान कुन इंकिशाफात आपको पता चलेंगे. और इस वीडियो में नजर आने वाले बच्चे वो बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए और 7 साल की उम्र में इनकी कैपेसिटी इतनी है कि ये मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट को मात दे सकते हैं. जी हाँ, मेरा नाम है गौहर अयूब और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद गौहर. साथ ही साथ में ये जो इंटरेस्टिंग सी जगह आप देख रहे हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताता चलूंगा और सैर भी करवाएंगे, बात भी करेंगे, क्योंकि ये बच्चे जो घूम फिर रहे हैं तो जनाब ये घूम फिर नहीं रहे बल्कि ये स्टडी टूर पर आए हुए हैं और ये इनका एक तरह से एजुकेशनल टूर है. लेकिन ये बात इनको भी नहीं पता क्योंकि इनसे भी ये बात छुपाई गई है. तो हम चलते हैं आज की अपने टॉपिक की तरफ. सबसे पहले तो ये नजर आने वाले बच्चे, इनमें से जो एक बच्ची है जो कि मेरी बेटी है, ये जो नजर आ रही है जरनेश, ये मुझसे ख्वाहिश करने लगी कि मैंने सूरज निकलता नहीं देखा. तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, सूरज निकलता देखना चाहिए, सनराइज देखना चाहिए. तो कहती है कि ठीक है मुझे सुबह जल्दी उठाइएगा. तो मैंने कहा नहीं, हम चलेंगे पहाड़ पर और गांव में और वहां जाकर हम सूरज को निकलता देखेंगे. तो ये एक्साइटमेंट में सारे उठ गए हैं और हाइकिंग के लिए. तो खैर मैंने इन्हें तैयार करके सुबह सुबह छत पर लेकर आया और सामने वाली पहाड़ी के ऊपर हम जाएंगे. जो आपने क्लिप छोटा सा देखा ये ऊपर का नज़ारा था. तो बात कर रहे थे हम एजुकेशनल सिस्टम की. तो पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम तो क्या है कि हाँ, इससे पहले मैं आपको अपना तारुफ ना करा दूं. देखें, मैं एजुकेशन से वाबस्ता हूँ, 2003 से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने जब 2003 से लेकर 2008 तक पढ़ाया और जो जिस तरह से हमें सिखाया गया था, हमने टीचर्स को देखा, वही सब कुछ किया, तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है. हमारे साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्रैंक हो रहा है एजुकेशन के नाम पर. तो मैं इस तलाश में लग गया कि यार क्या गड़बड़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा था. मैं बीएड एमएड करने चला गया. बीएड एमएड करते हुए बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम क्या कर रहे हैं और हम किस तरह से अंग्रेज़ों के दिए हुए निज़ाम तालीम से धोखा खा रहे हैं. तो मैंने कोशिश की इसे बदलने की, लेकिन वही बात है ना कि कौन ट्रस्ट करेगा. मैंने फिर 2012 में एक स्कूल लिया, वहाँ पर मैंने कोशिश की रिसर्च बेस्ड एजुकेशन की और बच्चों की स्टूडेंट सेंट्रलाइज पॉलिसीज़ की, करिकुलम से हटकर और 1 डे सिंगल सब्जेक्ट पॉलिसी. लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि नहीं जी, इस बंदे को तो कुछ पता ही नहीं है, इसे तो आता ही नहीं है. तो खैर वो तो प्रोग्राम बढ़ गया. तो कोई बात नहीं, फिर मैंने कोशिश की कि अपने जानने वालों से कि वो कुछ बच्चे, क्योंकि मेरी उस वक्त शादी नहीं हुई थी, तो कुछ बच्चे मुझे मेरे हवाले कर दिए जाएं ताकि मैं उनको जब तैयार करके दिखाऊं तो उन्हें यकीन आ जाए. लेकिन अपने बच्चे ज़ाया करने के लिए कौन किसी को देता है. तो खैर इस तरह से ये निज़ाम चलता रहा. मेरा पैशन था, नहीं ख़त्म हुआ. 2016 में शादी हुई तो मैंने सोचा कि यार दूसरों से कहने के बजाय अपने घर से ये काम शुरू किया जाए. तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने बच्चों को 7 साल की उम्र तक स्कूल नहीं भेजूंगा. और मैं क्योंकि खुद एक टीचर रहा हूँ 2003 से लेके 2008 तक, एक रिवायती टीचर, फिर बीएड एमएड करने के बाद एक डिफरेंट टीचर, और कंफ्यूजन था. लेकिन अब वही बात है ना कि हमारे मुल्क में कोई रिसर्च तो करता नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातें, किताबी बातें पढ़ा दी जाती हैं, रटा दी जाती हैं. और अक्सर यूनिवर्सिटी में बीएड एमएड करते हुए भी
मेरा बहुत बार बहस मुबाहिसा हो जाता था इस बात पे। तो खैर, तो अब जहन में ये आ गया कि ठीक है। तो 2016 के बाद व्हेन आई डिसाइडेड कि अब मेरी जो बेटी है वो इस वक्त 7 साल की है, ठीक है। तो 2016 के बाद आप ये सोचे कि जब मेरी पहली मुझे नहीं पता था कि मेरी जो पहली औलाद होगी वो बेटा होगा बेटी, लेकिन मैंने अपनी वाइफ को कन्विंस किया कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो मैं प्री बर्थ एजुकेशन की थ्योरी उन्हें समझाई कि किस तरह से जो चीज़ें माएँ महसूस करती हैं और जो चीज़ें माँ जो है महसूस करती है, सोचती है, जिस इन्वायरमेंट में रहती है, तो वो बच्चे की पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है बिफोर बर्थ। क्योंकि बच्चा इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया में आने के लिए तैयारी तो कर रहा होता है ना। तो खैर वो थ्योरी थी, वो अब मैं पूरी डिटेल में आपसे इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन मैंने कुछ एक्सरसाइजेज थी वो स्टार्ट करवाई, डाइट का खुद ख्याल रखना शुरू किया। तो मैं इस प्रोजेक्ट को मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर अल्लाह ने हमें 2016 के नवंबर में बेटी दी और मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। और लेकिन मैं बाज़-औक़ात थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता था कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, कहीं मुझसे मिस्टेक तो नहीं हो रही। तो साथ ही साथ में जो मुख्तलिफ रिसर्चर्स थी वो भी मैं स्टडी करता रहा, बहुत सारे ऐसे लोग थे उनसे भी कंसल्ट करता रहा, मेरे दोस्त थे एजुकेशनिस्ट थे उनसे भी कंसल्ट करता रहा, और साथ ही साथ अपनी एकेडमी और स्कूल्स को भी टाइम देता रहा। लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो इस प्रोजेक्ट पर था। तो खैर, तो जब ये बच्ची इस तरह से मैंने उसे ख़ास तौर से कुछ जो है चीज़ें बताना सिखाना इस तरह से शुरू की कि डे 1 से ही उसे ज़्यादा वक्त अपने साथ में रखता और जो चीज़ें मैं चाहता था उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बने। तो मैंने और मेरी वाइफ ने ये प्रॉमिस किया कि हमें जो बच्चों को सिखाना है वो खुद सीखना है। तो इसका मतलब ये हमने लिया कि हमने एक चेकलिस्ट बनाई कि कौन कौन सी आदतें हमारी अच्छी हैं और कौन सी बुरी हैं जो हम बच्चों में नहीं देखना चाहते। जो बुरी हैं वो हमें अपने अंदर से ख़त्म करनी है, जो अच्छी हैं उन्हें रहने देना है, और जो मज़ीद ऐसी हैं जो बच्चों में हम देखना चाहते हैं और हमारे अंदर नहीं हैं तो हम वो सीखना शुरू कर देंगे। तो हमें हैरत हुई कि हम तो बिल्कुल ज़ीरो हैं, ना तो इखलाक में अच्छे हैं, ना किरदार में अच्छे हैं, ना गुफ्तार में अच्छे हैं, तो हम तो बस एक हजूम हैं। तो खैर अल्लाह ने हिम्मत दी, हम करते रहे। और फिर एक सोच थी, लेकिन अपने घर वालों को कन्विंस करना आज भी मेरे लिए इतना ही मुश्किल है जितना पहले दिन था। तो खैर वो जो बच्ची आपको लास्ट में आगे नज़र आ रही है वो जरनिश है, और ये साथ उनके 2 कज़न्स हैं, और ये भी माशाल्लाह से अब जो एक रिवायती स्कूल है उससे हट चुके हैं। और ये अनाबिया है। अनाबिया के साथ जो पीछे है वो मोहम्मद गुरैब है जो कि 3.5 साल का है। अनाबिया 4 साल की है, 5 साल की है, 5.5 साल की है, और जरनिश जो है वो 7 साल से थोड़ी सी ऊपर है। तो इनकी मैं आवाज़ इसलिए डिस्टर्बेंस हो रही होगी, आवाज़ इसलिए नहीं बंद कर रहा, तो आप इनकी आवाज़ें भी सुने और ये भी महसूस करें कि ये किस तरह से खुशी को महसूस करते हैं, किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं। तो हमें पहला जो है हैरत के तौर पर मुझे ये हुआ कि जब भी मैं कभी बात करता या मेरी वाइफ बात करती या हम ऊंचे लहजे में बात करते, तो हम ये नोट करते कि वो बच्ची जो है अप्रूवल के लिए हमारी फेस रीडिंग लिया करती। जब भी कोई शोर होता या कोई एकदम से किसी धमाके की आवाज़ होती, ज़ोर से दरवाज़ा बंद होना या कुछ, तो फ़ौरन से जो है वो हमारे चेहरे पर देखती और हमारी आंखों से वो सेटिस्फेक्शन लेती कि इज़ इट ओके। हमें ऐसा लगता, हमें ऐसा फील होता। तो मुझे और मेरी वाइफ को लगा कि शायद हम पागल हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची 3-4 महीने 5 महीने की बच्ची मतलब ऐसे कैसे कर सकती है। तो खैर हम साथ साथ में जो उसकी रीडिंग थी, जो कैलकुलेशंस थी, वो भी मैं रिकॉर्ड करता रहा और अपनी वाइफ को साथ में कन्विंस भी करता रहा कि जब ये 4 साल की होगी तो हम स्कूल नहीं भेजेंगे, और इसमें मुझे बहुत वक्त लगा। खैर उन्हें ट्रस्ट उस वक्त आया जब ये बच्ची 16 महीने की थी, तकरीबन 16 से 17 महीने की थी, और इसे ये एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती थी।
लेकिन अल्फ़ाबेट इसे सारे के सारे आते थे। जो स्टेंसिल्स टॉयज पड़े होते थे, अगर इसे कहा जाता कि ओ कहाँ है तो ये ओ उठा के दे देती, जेड कहाँ है जेड उठा के दे देती। इस तरह से हमने छोटे छोटे इंसेक्ट्स एंड फॉर्म एनिमल्स और उनके जो मॉडल्स थे वो दिए हुए थे, वो अगर टेबल पे हम बिखेर देते और हम इसे कहते रहते, वो सारे उठाकर हमें देती। शेप्स भी हमें उठा के ये बिल्कुल ठीक दे देती थी, और अगर कलर वाइज हम चीजें मांगते तो भी देती। तो हमें लगा कि यार ये तो बड़ा ही कुछ अनोखी सी बात है, अल्लाह ने हमें तो बड़ी जीनियस सी बच्ची दे दी। लेकिन जब मैंने मजीद सर्च की तो पता चला कि ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है, कोई हाई आईक्यू वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है। क्योंकि बच्ची रोजाना जो है सुबह उठकर उसकी एक रूटीन होती थी, कंप्यूटर या सामने जो स्मार्ट टीवी है उसके ऊपर एक खास किस्म के बर्ड साउंड्स चलते थे विद पिक्चर्स विद देयर नेम्स, फिर इसी तरह से शेप्स चलती थी, एबीसी चलती थी, 1 2 3 चलती थी। तो ये चीज़ें जो हैं तकरीबन 1.5 घंटा जो बच्चों की पॉइंट्स की सूरत में होती हैं, ये मैं लगा दिया करता था, और रात को सोते हुए तिलावत लगा दिया करते थे। तो इस तरह से ये चलता रहा कि हमने कहा चलें देखते हैं क्या होता है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और इसने तकरीबन 2 साल, तकरीबन 2 साल 2 महीने में जब बातचीत करना शुरू की, उससे पहले भी जब कम्युनिकेशन शुरू की तो इसकी बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट था। हमें लगा कि ये ज़्यादातर हमारे साथ रहती है और हम इसे बाहर बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं होने देते, तो शायद ऐसा है। फिर इतने अरसे में हमारी दूसरी बेटी हो गई, और फिर दूसरी बेटी के बाद हमारा जो है बेटा हुआ, और इस सारे ड्यूरेशन के अंदर ये सब कुछ चलता रहा और कोरोना आ गया। अब जब कोरोना आ गया तो फिर तो अब स्कूल और ये सब कुछ बंद हो गए, हमारी एकेडमीज भी बंद हो गई, हमारे स्कूल भी बंद हो गए, तकरीबन बंद क्या हो गए, ख़त्म ही हो गए। तो हमें उस वक्त ज़्यादा टाइम मिला इनके साथ स्पेंड करने के। वैसे भी आई वाज 24 आवर डेडिकेटेड टू दिस चिल्ड्रंस। तो ये सारा कुछ चल रहा था और चलता रहा, और उसके हमें रिज़ल्ट अब 7 साल पर जाकर हमें ये हैरत होती है कि ये ग्रेजुएशंस की बुक इंग्लिश की, मेडिकल की उठाकर पढ़ना शुरू कर देती है, और मैथ के सम्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेती है, और कुरान पाक माशाल्लाह से 30 सिपारे पर है, अरबिक लैंग्वेज सीख रही है, और भी 1-2 चीज़ें थी जो इसने करने की कोशिश की। मैंने मना किया कि नहीं बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, लेकिन गुस्सा हो जाती है कि नहीं, वाई यू नॉट लेट मी टू डू थिंग्स। और राइटिंग करती है, ड्राइंग करती है, खुश रहती है, खुश रखती है, छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सारे थे वो तकरीबन इसी फ्लो में थे। लेकिन जो कोरोना का हमने टेंशन वाला वक्त गुजारा तो उसके अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई, तो उसके असरात जो है मेरी जो सेकंड बेटी है उसके ऊपर थे, जो ख़त्म करने में मुझे तकरीबन साल लगा। और आई वॉज वरीड। तो जब ये 4 साल की हुई तो इसका IQ इतना अच्छा था, इतना सब कुछ था कि ये छोटे छोटे से जो वर्ड्स हैं वो रीड कर लेती थी। तो मैंने कहा कि वाइफ से कि अगर 4 साल का बच्चा हम प्री नर्सरी में या नर्सरी में लेकर जाते हैं तो वहाँ तो इसे ABC सिखाई जाती है, बेसिक सिखाई जाती हैं, शेप सिखाई जाती हैं, तो ये तो इससे बहुत आगे है। यानी कि इसका इस वक्त जो माइंड है वो 1 क्लास के बच्चों के बराबर चल रहा है, क्योंकि वो छोटे छोटे से वर्ड जो हैं स्पेलिंग के साथ रीड करना शुरू कर देते हैं, राइट करना शुरू कर देते हैं। तो फिर जो थ्योरीज थी वो हमारे सामने आई। तो अच्छा, फिर इत्तेफाक की बात ये है कि मुझे इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कोरोना के दौरान में फिनलैंड की कुछ सॉफ्टवेयर थी, कंपनीज थी जिन्होंने एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए थे। तो मेरे दोस्त ने वो मुझे दिखाए कि ये देखो ये इस तरह से अपने एजुकेशन सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इंटरेस्ट मैंने उसमें लिया और मैंने देखा कि वो क्या करते हैं। तो मुझे बड़ी ही हैरत अंगेज इंफॉर्मेशन मिली कि फिनलैंड में 7 साल से कम उम्र बच्चे को स्कूल भेजा ही नहीं जाता, और 7 साल के बाद भी जब स्कूल भेजा जाता है तो वो 12 से 13 साल की उम्र तक कोई बाकायदा सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन में अपेयर नहीं होता, और उसके बाद भी जब वो एग्जामिनेशन में अपेयर होता है तो उसके रिजल्ट्स को
शेयर नहीं किया जाता, पब्लिक नहीं किया जाता, और वो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए या अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते हैं ताकि अपने निज़ाम को मज़ीद बेहतर किया जाए। और ये सारा कुछ जो है सेंट्रलाइज तरीके से गवर्नमेंट फंडिंग से हो रहा होता है, प्लस वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं टीचर्स के ऊपर। और टीचर जो है वो कोई सिलेबस नहीं है, कोई किताबें नहीं है जिनको रटवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बल्कि अगर मैथ का टीचर है तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी जानता है, और उस पर डिपेंड करता है कि वो बच्चे को क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, और बच्चे की मर्जी के मुताबिक पढ़ाएगा। यानी कि वो बच्चे को एज अ सेंटर जो है वो लेते हैं और बच्चे की खुशी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जब उनके मैथ के टीचर से ये पूछा जाए कि आप बच्चे को मैथ में क्या सिखाते हैं, जब वो 7 साल के एज में आपके पास आता है, तो वो कहते हैं कि हम इसे खुश रहना और दूसरों को खुश रखना सिखाते हैं। इसी तरह से अगर कोई बच्चा क्लास में कहता है कि मैंने किस वक्त क्लास नहीं लेनी, मैंने बाहर जाके खेलना है, तो उसे कभी भी मना नहीं किया जाता। उनके लिए कोई बाकायदा यूनिफॉर्म नहीं है पीटी का, यानी कि जो असेंबली है उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं कि ये बच्चे कोई स्लेव नहीं है कि इन्हें रोबोट के तौर पर इन्हें सिखाया जाए और इनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएं और इनकी जो माइंड है उसे कैप्चर किया जाए, स्टैंड अप तो स्टैंड अप, सिट डाउन तो सिट डाउन। और मतलब ये कोई स्लेव्स नहीं है, ये कोई गुलाम नहीं है कि इनको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना सिखाया जाए। जबकि पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को जब कंपेयर करें या देखें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी सारी तवज्जो उन्हें एक अच्छा इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाला रोबोट बनाने की कोशिश की जाती है, यानी कि एक ऐसा इंसान बनाने की कोशिश की जाती है जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे और आगे से सवाल ना करे कि अगर मैंने ये करना है तो क्यों करना है, यानी क्यों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने जब बीएड एमएड करते हुए इसको भी जरा देखा तो मुझे ये पता चला कि लॉर्ड मेकाले साहब हमारे साथ क्या हाथ करके गए थे, क्योंकि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को बरसगीर पाक व हिंद में अच्छे नौकरों की, मुलाजमों की जरूरत थी जिन्हें इंग्लिश पढ़ना आती हो, और वो ये सोचे ना कि ये इसकी मीनिंग्स क्या हैं और इसकी रिजल्ट्स क्या हैं, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को रीड करें और रीड करके उनको फॉलो करें। तो इसलिए उन्होंने अंग्रेजी स्कूल्स बनाए। अंग्रेजी स्कूल बनाने के बाद उन्हें कंट्रोल करने के लिए उन्हें ये निज़ाम तालीम बनाया गया ताकि उन्हें अच्छे मुलाजिम यहीं से मिल जाएं जो उनकी अंग्रेज़ी को पढ़ें और पढ़ने के बाद उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और वो बदकिस्मती से, अगर मैं अभी कुछ 2-4 एक्स्ट्रा जुमले कहूँगा तो मुझे फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी। तो खैर, ये जर्नी इसी तरह से चल रही है और ये वीडियो इसी मंथ की है, दिसंबर की शुरू की है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये मरी से 40 से 50 किलोमीटर पहले एक गांव है करोड़, जो कि मेरे बच्चों का ननियाल भी एक तरह से आप कह सकते हैं वहाँ पर है। और यहाँ पर जो शुरू में आपने जो वीडियो देखी वहाँ पर थोड़ा सा हमारा एक प्रोजेक्ट है फ्यूचर में, उसके लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं। और इसको कहते हैं वहाँ की चौकी दंदा, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं नीचे जिसकी छत पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई बिल्डिंग है। तो वो लॉर्ड मेकाले से, अंग्रेज़ों से मुझे वो सारा याद आ गया कि ये भी बता दूं कि ये ट्रैवलिंग व्लॉग भी आप इसे कह सकते हैं। अच्छा। तो उनके दौर की ये बनी हुई है, ये पुलिस चौकी थी और यहाँ पे बड़ी ही दास्तानें लोग बताते हैं कि रकम हुई जुल्म की, सितम की, और अंग्रेज़ों के जाने के बाद ये फिर पुलिस चौकी बन गई। और फिर खैर क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम उस डिटेल में नहीं जाते। तो इसके खंडरात बता रहे हैं कि यहाँ पर भी कभी कोई एक पूरा निज़ाम चला करता था जुल्म का, इंस्ट्रक्शन का, और इंस्ट्रक्शन ना फॉलो करने वाले मुजरिम ठहरा करते थे, उन्हें सजाएं दी जाती थी और उनमें खौफ पैदा किया जाता था ताकि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अब आप बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो खैर,
मैंने कुछ जो अच्छा फिर जो पढ़े लिखे मजीद अच्छे जहन के लोग हैं, तो ये बातें कोई किस्सा कहानी नहीं है। आप सिंपल एक काम करें, चैट जीपीटी आप जानते हैं, चैट जीपीटी पर जाएं और वहां पर जाकर कुछ क्वेश्चंस हैं वो टाइप करें और उनके आंसर्स जो हैं वो खुद पढ़ लें कि क्या है। जैसे कि पहला जब क्वेश्चन मैंने सिर्फ मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन, आपकी तसल्ली के लिए ये इंफॉर्मेशन मैंने चैट जीपीटी से ली, क्योंकि मेरे तो जहन में ये सब था और मैं ये कर रहा था। और ये मैं आपको बता दूं कि मुझे 2012 से लेके अब तक 2009 से लेके अब तक मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मैं अपनी जिंदगी की जितनी जमा पूंजी है सब इस पे लगा चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ अपने चारों बच्चों की प्रोग्रेस देखकर कि मैंने अपनी जिंदगी में ये जो इतना बड़ा फैसला लिया, ये एक अच्छा फैसला था। तो पहला सवाल अगर आप चैट जीपीटी पर जाकर लिखें, स्क्रीन पर आपको साइड पर नजर भी आ जाएगा। ये एक मोबाइल की स्क्रीन हटेगी तो मैं दूसरी स्क्रीन पर चैट जीपीटी पे जो सवाल मैंने लिखे वो चला दूंगा ताकि आप भी देख सकें। तो पहला सवाल था कि नंबर 1 एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज, तो उसका आंसर था कि डिटरमिनिंग द नंबर 1 एजुकेशनल सिस्टम ग्लोबली इज सब्जेक्टिव and can depends on various factors. Finland is often prized for its education system, emphasize student well-being and less standardized testing. However, rankings may vary based on criteria such as academic performance, resources and cultural context. तो फिर मैंने उनसे सवाल किया कि what type of educational system do Finland have, कि फिनलैंड का एजुकेशनल सिस्टम है। तो फिनलैंड्स एजुकेशनल सिस्टम इज नोन फॉर इट्स स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, focusing on equality and individualized learning. Key features includes minimal standardized testing, a shorter school day, emphasize on teacher quality and training, and a focus on fostering creativity and critical thinking. Students start formal schooling later, and there is a strong emphasis on play in early education. Overall, the system aims to provide a well-rounded education that supports the holistic development of student. ठीक है, तो अब मैंने फिर इनसे तीसरा सवाल किया चैट जीपीटी से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सर्च इंजन से इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको फौरन से दे देंगे, आप खुद ये करके देख लीजिएगा आपको भी पता चल जाएगा। एट व्हाट एज एवरेज स्टूडेंट स्टार्ट प्रॉपर स्कूल? इन फिनलैंड स्टूडेंट टाइपिकली स्टार्ट प्रॉपर स्कूल विच इज कॉल्ड कंप्रिहेंसिव स्कूल, और उनकी एक प्रीस्कूलो at the age of 7. Before this, children may attend a voluntary school preschool program known as preschool, which is not considered formal schooling. The emphasis during these early years is on play, social skills and developing a love for learning. फिर मैंने चौथा सवाल किया कि at which age student in Finland appears in examination? तो इसका जवाब भी बड़ा हैरत अंगेज था कि in Finland the approach to examinations is different from many other education system. The Finnish education system places less emphasis on standardized testing, especially in the early years. Instead, assessments are often based on continuous evaluation by teachers. Students in Finland do not typically have formal examination until they reach the upper school secondary level around age of 16 to 19, where they may take matriculation examination or vocational educational exams based on their educational track. फिर मैंने एक क्वेश्चन किया कि what a math teacher teach in early years to a student? तो उसका जवाब भी बड़ा डिटेल में दिया कि जो अब मैं पूरी डिटेल आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन पढ़ देता हूँ। What a math teacher teach in the early years, math teachers focus on building foundational skills
and fostering a positive attitude towards mathematics. They introduce basic mathematical concepts through hands-on activities, games, and real-world examples. Early math education typically includes teaching number sense, basic operations, ज्योमेट्री शेप्स वगैरह हो गए, और पैटर्न्स एंड सीक्वेंस, मेजरमेंट्स, और उसके लिए भी वो क्लासरूम हो गई या मुख्तलिफ जो एरियाज हैं उसकी करते हैं, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है. द एम्फेसाइज इज ऑन मेकिंग मैथ enjoyable, interactive and relevant to everyday experience, setting a positive foundation for future learning. तो यानी ये सब बेस में काम हो रहा होता है, और हम अपने बच्चे को कोशिश करते हैं पाकिस्तान में कि वो बस मैथ भी यार रटवा रहे होते हैं. आपको मैं क्या बताऊं. और मैं तकरीबन जिस भी स्कूल में गया, मैंने टीचर्स को ट्रेनिंग देने की कोशिश की, तो सारे मेरे अगेंस्ट हो गए कि यार ये क्या बंदा हमारे जो बड़ों की जो सिखाए हुए तरीके हैं उनसे हमें हटा रहा है. तो खैर, फिर मैंने पूछा कि व्हाट अ साइंस टीचर टीच अर्ली एज स्टूडेंट इन फिनलैंड. तो इन फिनलैंड साइंस एजुकेशन in the early years is designed to be hands-on, exploratory and inquiry based. Science teach focus on cultivating curiosity and love for learning. Early science education typically includes nature exploration, basic concepts, simple experiments like engaging student in a age appropriate experiment to develop basics experiment skills and like जैसे मैं इन बच्चों को किचन में ले जाता हूँ, सोल्यूशन कैसे बनता है और किस तरह से एलिमेंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, बात करते हैं. तो लास्ट टाइम एक बलून बच्चों को ख़रीद के दिया इनके एक रिलेटिव ने, तो उसमें हमें आपको पता है कि हीलियम की जगह ये उसमें हाइड्रोजन भर देते हैं, और हाइड्रोजन बहुत फ्लेमेबल होती है, और अगर आप लेकर आए और हाइड्रोजन के बलून से, तो 7 साल की बच्ची है, वो कह रही है कि डैडी डोंट शो दिस बलून. जब मैंने उसे बताया कि इसमें हाइड्रोजन है इसलिए ये फ्लोट कर रहा है, तो उसने कहा डोंट शो दिस बलून टू द फायर बिकॉज व्हेन इट कॉन्टैक्ट विद द फायर इट गिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये 7 साल की बच्ची बता रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड इन रिजल्ट a lot of heat produced like fire and blast and water vapors. तो मैंने कहा आपको कैसे पता. तो कहती है कि जब आपने मुझे बताया कि हाइड्रोजन है, तो वो भी चैट जीपीटी यूज करती है, वो इस पे क्वेश्चंस लिख देती है और वो फिर वहां से जो आंसर मिलता है, उसने बल्कि मुझे इक्वेशन भी बताई इसकी कि ये इस तरह से होगी और ये होगा. तो फिर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि यकीन करें कि मैं स्पीचलेस हो गया. तो खैर, तो ये वो सारी चीजें जब ये अभी भी जब ये यहाँ पर खड़े हुए थे ऊंचाई पर, तो मैंने कहा कि अगर आप ये स्टोन नीचे थ्रो करेंगे तो ये बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा. और क्यों नहीं जाएगा, मैंने उससे इन्हें बताया कि ग्रेविटी किस तरह से अमल कर रही होती है जब हम ऊपर आ रहे होते हैं. तो क्या है, तो बहुत सारे हमने जो चीजें हम इस वक्त नेचर में इर्द गिर्द मौजूद थी, बायोलॉजी के हिसाब से, बॉटनी के हिसाब से, और रॉक फॉर्मेशन के हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से, वो हम डिस्कस करते रहे. तो इन्हें लगा कि हम पिकनिक मना रहे हैं. तो अगर ऐसी एजुकेशन होगी तो बच्चा क्यों भागेगा ऐसी एजुकेशन से. वो तो कहते हैं कि रोज पिकनिक पे ले चलें. फिर मैंने इनसे क्वेश्चन किया चैट जीपीटी से कि व्हाट दे टीच इन फिनलैंड एज अ सोशल डेवलपमेंट टू अ चाइल्ड. तो इन फिनलैंड सोशल डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड अ curricular aspect of early education, and teachers focus on creating a positive and inclusive learning environment. Social development in Finnish early education includes emotional skills, यानी इमोशंस क्या होते हैं, कैसे कंट्रोल करने हैं और दूसरों के इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर अपने इमोशंस को शेयर कैसे करना है, और कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि अगर आपका किसी के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाता है या कोई आपके साथ करता है तो उसे रिजॉल्व कैसे करना है, इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल्चर अवेयरनेस, प्ले बेस्ड लर्निंग. तो ये सारा कुछ जो है,
और यही मेरे भी रिसर्च का सारा हिस्सा था। तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए ये मैंने पूछना शुरू किए चैट जीपीटी से, और ताकि आपको भी इनके बारे में बता सकूं। मुझे पता है कि वीडियो लंबी हो गई है और आप लोग के काम की शायद ना भी हो, तो आप नज़ारे को एंजॉय करें साथ में, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है इस काम पे, और मैं अब इंशाल्लाह इस्लामाबाद में एक ऐसा स्कूल डेवलप करने जा रहा हूँ जो कि इस बेस पर हो। उसके लिए फंड जमा कर रहा हूँ। ज़ाहिर है किसी से मांग नहीं सकता, क्योंकि लोग फ़ौरन से बिजनेस को माइंड में लेकर आते हैं और वो सोचते हैं कि इससे हमें क्या रिटर्न में मिलेगा। तो खैर मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। 2024 में मैं एक यूनिट कराची में तो चल ही रहा है, यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं आपको फिर ये भी बता दूं कि मेरे बच्चे मुझे नमाज के लिए उठाते हैं। जो दोनों बेटियां वुजू करके आएंगी मुझे नमाज के लिए उठाएंगी, और मैं जब वुजू करके आऊंगा तो जाए नमाज बिछी हुई होती है और वो पीछे खड़ी होती हैं। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इंग्लिश पर ही जोर है, बल्कि वो खुदा के बारे में सवाल करती हैं, फरिश्तों के बारे में करती हैं, हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानियाँ मुझसे सुनती हैं, साहबे इकराम की कहानियाँ सुनती हैं। और बहरहाल तो वो खैर मैं ज़्यादा डिटेल आपको क्या बताऊं। इंशाल्लाह कभी हम कोई गेट टुगेदर होगा जिसमें उन बच्चों से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आप सबका, कोई मीटअप होगा तो इंशाल्लाह। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फेलियर ऑफ स्टूडेंट इन फिनलैंड, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो उन्होंने कहा कि फिनलैंड्स एजुकेशन सिस्टम इज नोन फॉर इट्स एम्फेसाइज ऑन इक्विटी एंड मिनिमाइज एजुकेशनल इनइक्वलिटीज। हमारे यहाँ तो ग्रेड की रेस लगी हुई है ना, कि मेरे बच्चे ने A1 लिया है तो मेडल लिया है तो ट्रॉफी लिया है, तो यानी कि हम, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ अपने बच्चे का ग्रेड लाना जरूरी इसलिए ताकि दूसरों को नीचा दिखाया जा सके। और फिर यही हमारे बिहेवियर का हिस्सा बन गया है ना, कि हम एजुकेशन हासिल इसलिए करते हैं ताकि दूसरों को जलील कर सकें, दूसरों को बेइज्जत कर सकें, दूसरों को ये बता सकें कि जी तुम जो है ना अकल में, शऊर में, एजुकेशन में मुझसे कम हो। यानी दूसरों पर रोब डालने के लिए हम एजुकेशन हासिल करते हैं। तो इशफाक अहमद कहते थे कि अगर तालीम जो है वो एक दिखलावे की चीज़ होगी तो फिर वो किसी सांप से कम नहीं होगी। तो ऐसे ही है कि, और फिर तालिब दुनिया को इल्म बेचना ऐसे ही है जैसे रहजन को तलवार बेचना। तो बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। तो इनइक्वलिटीज़ को वो नहीं मानते। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि वो इसको नहीं शेयर करते, बल्कि वो अपनी जो टीचर्स हैं सिर्फ बच्चों की प्रोग्रेस पर नज़र रखने के लिए छोटे मोटे इनके जो टेस्ट हैं वो रिकॉर्ड नहीं करते, रिकॉर्ड अगर कर भी लें तो पब्लिश नहीं करते। So it is important to note that Finland does not really heavily on standardized testing. ये रिले नहीं करते इसके ऊपर ना, और फॉर्मल एग्जामिनेशंस इन द अर्ली ईयर्स। अच्छा, फिर मैंने आगे कि फिनलैंड का जो है इस सिलेबस ऑफ फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम। तो फिनलैंड एजुकेशनल सिस्टम इज characterized by flexible curriculum that allow for a more personalized and student-centered approach. The curriculum is guided by the national curriculum and it emphasizes the following key principles. तो वो key principles मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। Holistic development है, focus on the overall well-being and development of students including cognitive, social, emotional and physical aspects. Interdisciplinary learning है, integration of subject to promote a holistic understanding of topic. Active learning है, emphasize on the student participations, critical thinking and problem solving through various interactive methods. टीचर autonomy है यहाँ पर, टीचर have more autonomy in designing and implementing their teaching methods within the framework of the national curriculum, और उनको ये इजाज़त है कि वो किस बच्चे के लिए क्या मेथड अडॉप्ट करते हैं। और पेरेंट्स कहते हैं कि हमें उनके ऊपर इतना ट्रस्ट है कि हमें बॉदर होने की ज़रूरत ही नहीं कि हम
ये कंपेयर करें कि कौन सा स्कूल बेहतर है और कौन सा स्कूल बेहतर नहीं है। तो ये थी कुछ आज की हमारी फाइंडिंग जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, और मेरा इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, इंशाल्लाह चलता रहेगा। चुपचाप चल रहा था, मैं इस इंतज़ार में था कि मुझे इसके रिज़ल्ट सेटिस्फाइड करें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं आपका गौहर अयूब अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं अपने इस मिशन में सुरखरू हूँ, और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जब आप मुझसे कनेक्ट करेंगे तो कोई भी ऐसा पेरेंट जो होम स्कूलिंग करवाना चाहते हैं, उसमें उन्हें गाइडलाइन चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मैं अवेलेबल हूँ। मैं इंशाल्लाह उनकी मदद करूँगा। गौहर अयूब को इजाज़त।